मेरे प्यारे भाइयों, भाइयों इसलिए क्योंकि जो कुछ भी पिछले 2 दिनों में हो रहा है उसमें बहनें नहीं हैं कहीं भी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों या मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ सड़क पे दिखाई पड़ रहे हैं वो सब मेरे बच्चों से भी छोटे हैं। आप लोगों से बड़े मेरे बच्चे हैं, 25-26 साल के बच्चे हो रहे हैं मेरे। और मैं ख़ानदानी फ़ौजी हूँ। मैंने अपना करियर शुरू किया था बैंक से, उसके बाद फ़ौज में गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन में गया था। एक मेडिकल इशू के कारण मुझे बाहर आना पड़ा और उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं है स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल किया और आज मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ उनके लिए ट्रेनिंग करता हूँ और बहुत सारी कंपनीज़ के लिए ट्रेनिंग करता हूँ। मेरी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ट्रेनिंग की। तो और साथ में मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे परेशानियों से गुज़रा हूँ। तो मैं आपको एक सही राय दे सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या आप सही मायने में देशभक्त हैं? अगर आप देशभक्त हैं या आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप सड़क पे नहीं रहेंगे, आप सड़क पे पत्थर नहीं मार रहे होंगे, आप ट्रेन नहीं जला रहे होंगे, क्योंकि सड़क पे वही इंसान है, भरी बस में पत्थर वही मार रहा है या ट्रेन में जो चलते हुए मुसाफिर हैं उनको हम परेशान कर रहे हैं, ट्रेन में आग लगा दे रहे हैं। पता नहीं कौन इंसान किस काम से अपने घर जा रहा था। कल को आप भी अगर फ़ौज में जाएंगे और ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हो और इस तरह की हरकत कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? पता नहीं, किसी के घर में कोई मातम होगा, उसको समय पे पहुंचना होगा, किसी को अपनी माँ की चिता को अग्नि देनी होगी, उसको टाइम पे पहुंचना था। हमने उन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाया और उनकी यात्रा में बाधा डाली। क्या हम सही मायने में देशभक्त हैं? पहला प्रश्न मेरा यही है। अब दूसरे प्रश्न पे आता हूँ मैं। दूसरा प्रश्न ये है कि मैं जब शॉर्ट सर्विस कमीशन में गया था, मैंने नहीं सोचा था कल क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी फौजी या कोई भी इंसान, इनफैक्ट हम सुबह घर से एक कदम बाहर निकालते हैं, क्या हम सोचते हैं गिर पड़े तो क्या? जब हम एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि फेल हो गए तो क्या? या हम एक मौके की तलाश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से मौका तो मिला। तो हम इस अग्निपथ स्कीम को हम एक मौके की तरह देखने के बजाय उसमें कमियां ढूंढने क्यों बैठ गए? और मुझे पक्का यकीन है कि जो लोग रियली सीरियस हैं फ़ौज में ज्वाइन करने के लिए, वो कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं। ये कुछ हमारे राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली हमको कटोरा थमा दिया था। हम कटोरा लेके बैठे हुए थे, हर 5 साल के बाद वो कटोरे में कुछ डाल जाते हैं और आप उनको 5 साल ऐश करने देते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका अपना भविष्य बहुत सेफ है, वो बहुत मौज कर रहे हैं, बट आपके भविष्य के साथ खेल कर रहे हैं, आपको सड़क पे उतार दिया है और आप जोश में उतर आए सड़क पे बगैर भला बुरा सोचे हुए कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा। कल को आपके ऊपर अगर FIR हो गई, आप पकड़े गए दंगा फसाद करते हुए, देखिए पत्थर मारने वाला बराबर है, वो चाहे मंदिर मस्जिद को लेके पत्थर मार रहा है या फौज की भर्ती को लेके पत्थर मार रहा है। वो मंदिर मस्जिद को लेके आग लगा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, या फौज की भर्ती को लेके तोड़फोड़ कर रहा है। तो बात तो एक ही है, जुर्म वही है। तो आप उनसे अलग कैसे हो गए? और जब हम फौज में जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कल क्या होगा। हम सब यही सोच के जाते हैं कि भाई कुछ करके आएंगे, और अगर कहीं शहीद हो गए तो तिरंगे में लिपट के आएंगे। रोज सड़क पे कितने लोग मरते हैं,
कितनों को ये इज्जत बख्शता है ऊपर वाला कि आप तिरंगे में लपेट के घर आए। आप तिरंगे में लपेट के घर आएंगे अगर कुछ हो जाएगा, और एक अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा जीवन यापन के लिए एक सहूलियत आपके परिवार को मिल जाती है। अभी भी आप ये सोचो कि जो लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 3 साल में 4 साल में क्या सीख लेगा आदमी। एक बच्चे को पैदा होने के लिए सिर्फ 9 महीने ज़रूरी होते हैं, और यही हालत होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर बनने की। 9 महीने की ट्रेनिंग होती है OTA में, और वो एक कॉलेज में पढ़ता हुआ लड़का एक ऑफिसर बन के निकलता है 2 स्टार लगा के कंधों पे। कौन कह रहा है कि 3 साल में 4 साल में क्या सीखेंगे। मैं तो एक ऐसा इंसान रहा हूँ जो हमेशा कहता रहा है कि फ़ौज की नौकरी हमारे यहाँ कंपलसरी होनी चाहिए। क्यों कंपलसरी होनी चाहिए? पहली चीज़, डिसिप्लिन हमारे अंदर आ जाएगी। अभी भी आप में से जितने लोग जिनके घर में फ़ौजी है कोई, आप देखो वो छुट्टी पे भी आता होगा ना तो सवेरे उठ के पहले दाढ़ी बनाएगा, तैयार होगा, अपना खेत पे निकल जाएगा, कुछ और काम करेगा। वो सो नहीं रहा होगा 11 बजे तक। तो डिसिप्लिन आ जाएगी हमारे अंदर, जिसकी बहुत कमी है हमारे देश में, और जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हमारी खराब हो रही हैं। अब अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगी, हर नौकरी देने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि जो व्यक्ति उसके यहाँ काम कर रहा है वो डिसिप्लिन्ड आदमी हो। दूसरी चीज, देश के लिए एक जज्बा आपके दिल में पैदा होगा। आप कोई भी काम करने से पहले देश को सामने रखोगे, और अगर आप देश को सामने रख के काम करोगे, कभी भी कोई गलत काम आप नहीं करोगे। और लोग कह रहे हैं बंदूक उठा लेगा आतंकवादी बन जाएगा। अरे जिसको आतंकवादी बनना है उसको कोई रोक पाया है क्या आज तक? या जिसको चोर डकैत बनना है उसको कोई रोक पाया है? चोर डकैत के बीच में भी रह के लड़के अच्छे निकल गए, और अच्छे अच्छे घरों में रह के लड़के आतंकवादी निकल गए। कौन कह रहा है कि अगर वो फौज में जाके गोली चलाना सीख लेगा, राइफल उठा लेगा, तो बाहर आके आतंकवादी बन जाएगा? दिमाग फिर गया है आपका? तो देश के लिए जज्बा ज़रूरी है आज हमारे देश के अंदर। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फौज सिखाती है, वो ये सिखाती है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैं जब आर्मी से बाहर आ रहा था तो मैं यही सोच के बाहर निकला था, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ मैं और बेहतर कर लूँगा। मैं अपने बटालियन कमांडर को बोल के आया था कि सर ये मेरे लिए नुकसान नहीं है, ये फ़ौज के लिए नुकसान है। मुझे तो फ़ौज से बेहतर कुछ मिल जाएगा, हो सकता है फ़ौज को मुझसे बेहतर कोई दूसरा ना मिले। ये जज्बा ये भी फ़ौज ने ही डाला कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। तो कुछ नामुमकिन नहीं है, ये जो जज्बा है ना, ये फ़ौज सिखाती है। और अगर आप ये 3 चीज़ें सीख करके फ़ौज से बाहर आ गए 4 साल बाद, कौन आपको सफल होने से रोक लेगा? और अगर आप 17-18 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं, 4 साल मतलब 21, 22, 23 साल की उम्र में आप बाहर आ रहे हैं, 21, 22, 23 साल की उम्र में तो लड़के अभी तैयारी कर रहे होते हैं नौकरी के लिए, और आप 4 साल की नौकरी करके एक अच्छा खासा पैसा आप अपने हाथ में लेकर के आप घर आ रहे होते हैं। आपके हाथ में 12th का सर्टिफिकेट होता है, ग्रेजुएशन आप बाहर आके कर सकते हैं, पैसा होता है, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा है। इवन अगर आपके अंदर कुव्वत है, आपके अंदर स्किल है, मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हो, कौन रोक रहा है आपको? मैं बहुत सारे कॉलेजेस वाले मुझे बुलाते हैं लेक्चर के लिए भी, तो मैं जब जाता हूँ तो मैं यही एक चीज़ समझाता हूँ बच्चों को कि पहली नौकरी जो मिले, जिस पैकेज पे मिले, ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये व्यक्ति तुमको पैर रखने की जगह दे रहा है। और आपने कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा क्या है? जो कॉलेज में, स्कूल में आप पढ़ते हो वो क्या नौकरी में इस्तेमाल होता है कुछ? तो ये आदमी आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, ये आपको काम करना सिखा रहा है। तो आप ये सोच करके ज्वाइन करो कि यहाँ पे मैं सीख रहा हूँ, साथ में मुझे ये स्टाइपेंड मिल रहा है। कौन देता है भाई?
एक 10वीं 11वीं पास 12वीं पास आदमी को 30-40 हज़ार रुपये कहाँ मिल रहा है नौकरी? 6-6 7-7 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जब सरकार ये सब करने को तैयार है, 4 साल का आपको दे रहा है, अच्छा खासा पैसा दे रहा है, वापस आते हैं तो आपको अच्छे खासा अमाउंट मिल रहा है ताकि आप अपना कुछ काम करना चाहे वो कर सकते हैं। आपके लिए NIOS के थ्रू डिग्री भी आप ले सकते हो, दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस से डिग्री ले सकते हैं। तो क्यों हम ये क्या है, देखिए मैं इसको बोलता हूँ ये लॉन्चिंग पैड है। रॉकेट को लॉन्चिंग पैड पे लाया जाता है लॉन्च करने के पहले, तो ये लॉन्चिंग पैड है। फौज आपको लॉन्चिंग पैड दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि 25% आप में से परमानेंट हो जाओगे। 25% तक आप उसमें परमानेंट हो जाएंगे। तो हम आज ही सोच के क्यों जा रहे हैं कि हम वो 25% में नहीं आएंगे? मुझे कभी कभी हंसी आती है, ये जो लोग वहाँ दंगा फसाद कर रहे हैं, आपने पहले ही सोच रखा है कि आप 25% में नहीं हो। अगर आप 25% में नहीं हो ये सोच के आप दंगा फसाद कर रहे हैं, तो आप 1% में भी नहीं हो, फिर तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो जब हम जा रहे हैं, हम ये सोच के क्यों नहीं जा रहे हैं कि मैं 25% में आऊँगा? और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जब आपके पास आपके सामने कंपटीशन है तो आप अपना बेस्ट करते हो। और जब आप अपना बेस्ट दोगे, क्यों नहीं आओगे यार 25% के अंदर? और जो 25% में नहीं आएंगे उनके लिए बाहर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे ही एक कज़न हैं, वो एयरफोर्स में थे, छोड़ के बाहर आ गए हैं, अब वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं और 100% निकल जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं? बैंक में आप जाइए, देखिए कितने फौजी लोग भर्ती। आप ये सोचो, जब 17 साल 18 साल बाद आदमी रिटायर हो रहा है तो उसकी उम्र क्या है? 35-40 साल की उम्र में वो रिटायर हो रहा है, उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी उसके पास हैं, तब वो फौज से बाहर आ रहा है। अरे आप जब बाहर आ रहे हो तो आपकी शादी भी नहीं हुई होगी, हो सकता है आपकी शादी भी ना हुई हो। हाँ, वो फौज में हो गया है लड़का, वो सोच के लोग शादी कर दें, वो एक बात अलग है। अदरवाइज शादी भी नहीं करनी चाहिए आपको जब तक आपका वो टेन्योर ख़त्म नहीं हो जाता। फिर आप बाहर आइए, कुछ अच्छा कर लीजिए, फिर शादी करिए, तो आपके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। तो क्यों वहाँ पे हम दंगा फसाद कर रहे हैं? तो मेरी हाथ जोड़ करके आप सबसे विनती है, कृपया ये सब बंद करिए। शुरू हो रहा है रिक्रूटमेंट, उस पर फोकस करिए, तैयारी करिए, जोश के साथ जाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इस तरह से बाहर खड़े होकर आप दंगा फसाद करते रहोगे, और इतने लोग हमारे यहाँ फ़ौज का एक्सपीरियंस लेके बाहर आएंगे, इतने लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, इतने लोग एक देशभक्ति का जज्बा लेके आएंगे, इतने लोग मोटिवेटेड लोग होंगे जिनके सामने इम्पॉसिबिलिटी जैसी चीज़ नहीं होगी। हम इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो जो भी आपको ये समझा रहा है कि ये खराब है, ये गलत है, प्लीज़ उनकी बातों को सुनना समझना बंद करिए, अपना दिमाग लगाइए। मैं फिर कहूँगा, मेरी बात भी मत पूरी तरह से मानिए, अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या ये लॉन्चिंग पैड नहीं है? क्या इस मौके को हम लॉन्चिंग पैड नहीं बना सकते हैं अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए? मैं तो यही जानता हूँ, मैं यही मानता हूँ कि ये आपके लिए एक लॉन्चिंग पैड सरकार दे रही है, और इस लॉन्चिंग पैड पे आप अपना रॉकेट फिक्स करके आप नई उड़ान उड़ सकते हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर जज्बा है, और कुछ नहीं भी कर पाए, बाई चांस आतंकियों के या और किसी के उसमें बलिदान हो गए, तो कम से कम घर तिरंगे में लिपट के आओगे। अगर इस जज्बे के साथ आप फ़ौज में जाना चाहते हैं, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको पकड़िए, लॉन्चिंग पैड की तरह इसका इस्तेमाल करिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की तरफ आगे बढ़िए, अपने आने वाली जनरेशन्स को बेहतर करने की तरफ आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।